फ्रेंड, आप कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, हम उन सभी प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं जो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के द्वारा पिछले एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चन को इसी को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। ऐसे 30 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है जिसके बहुत ज़्यादा आसार बनते हैं। दोस्तों, ये सुनने में आया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम्स उनके बीत गए हैं, उन्होंने 85, 70 और 75 नंबर तो अपने जो मेरिट लिस्ट वाले पार्ट है उसमें कर लिया है, लेकिन वे महज 6 से 7 नंबर ही कर पाते हैं। इसलिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण से इस वीडियो को बनाया गया है जिससे कि आप आसानी पूर्वक जो है अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स हिंदी से ही आप अपना लेकर के चले आइए और अंग्रेजी से भी 2-3 नंबर से आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और देखते चलिए इस वीडियो को। एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके आगे मत बढ़िएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देख करके जाइएगा अगर आपका एग्जाम्स कल या उसके बाद है। पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी की जो है दोस्तों उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अगर ये क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करके आइएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। याद रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। मैं याद ही करा दूंगा इन प्रश्नों को। आगे प्रश्न है, बघेली किसकी बोली है? निम्नलिखित में से बघेली किसकी बोली है? सही आंसर है पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दूसरे का, ऑप्शन नंबर बी जो पूर्वी हिंदी है बघेली उसकी बोली है। आगे बढ़ते चलते हैं, आगे क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहेगा तीसरा नंबर प्रश्न। ये वही क्वेश्चन है जिसको रिपीट किया जा रहा है और इसमें से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी के कालखंडों को दोस्तों 4 जो है खंडों में विभक्त किया गया है। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? सही आंसर है 4 खंडों में विभक्त किया गया है। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कबीर दास की भाषा थी। निम्नलिखित में से कबीर दास की भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? चौथे का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि कबीर दास की भाषा जो थी उसको सद्दुकड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हम महज आपको कुछ मिनटों में निपटा देंगे ऐसे क्वेश्चनों को जिससे आपको बहुत फायदे हो जाएंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, याद रखेंगे हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हिंदी भाषा का जन्म जो है दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। याद रखिएगा हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। लीजिए रहेगा छठा नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? प्रश्न है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई यहां पर फंस गया। याद रखेंगे प्रश्न है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? उस पुस्तक का नाम है अवेस्तता। याद रखेंगे अवेस्तता में सबसे पहले हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और महज 2 से 3 दिनों के अंदर ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल कट ऑफ जारी करेगा, एक सटीक कट ऑफ। उसके लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ण है जिसको घोष वर्ण कहेंगे? दोस्तों, इस प्रश्न को बताने से पहले हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम्स में। दोस्तों, जो घोष होता है अघोष होता है, इस आधार पर जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होंगे। देखिएगा घोष किसको कहेंगे? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जो होता है उसको अघोष कहते हैं। पहला और दूसरा को अघोष कहेंगे। जैसे चौछद है तो इसमें च और छ को हम लोग अघोष क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। लेकिन इसके बाद जो भी बिंदु आ जाएंगी उसको घोष कहेंगे। तो हमसे किसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? घोष वर्ण कौन है? याद रखिएगा तीसरा, चौथा और क्या पांचवा घोष होता है। थ जो है दूसरा है, ये घोष नहीं अघोष है। याद रखें ख दूसरा है, यह भी अघोष है। च भी अघोष है। इस प्रकार से उम्मीद कीजिएगा कि अघोष ये घोष वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है हमारे मुख का जहां से छ का उच्चारण होता है? सही आंसर है दोस्तों 8वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि छ का उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी कि इसको तालु से उच्चारित किया जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अन और अह को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा यह एक प्रकार का स्वर तो है ही, लेकिन स्वर में देखिए अन स्वर है, लेकिन इसको स्वर नहीं कह करके एक स्वर के रूप
में जानेंगे इसको अयोग्य वाह। याद रखेंगे सही आंसर है कि हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या कहलाते हैं, अयोग्य वाह के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर हिंदी क्वालिफाइंग और इंग्लिश क्वालिफाइंग के हिंदी के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड किए जा रहे हैं या इनसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। 10वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसको वर्ण विच्छेद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विस्टा का तद्भव शब्द क्या है। विस्टा का तब 10 और निम्नलिखित में से क्या है। 11 का सही आंसर है कि विस्टा का इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि विस्टा का जो तद्भव रूप है उसको वीट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा वीट इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि हल्दी का तत्सम है। हल्दी का तत्सम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हल्दी का तत्सम रूप जो होता है 12वें का ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा इसका नाम हो जाएगा। हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, इलायची का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। प्रश्न आपके सामने है कि इलायची का तत्सम शब्द क्या है। तो इलायची का तत्सम शब्द दोस्तों एला होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित जो पद है उसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है। तो रेखांकित जो है कुछ किया गया है। दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आपके सहयोग से हमारे इस YouTube चैनल पर जो है व्यूअर्स और आप जैसे सब्सक्राइबर आए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमने नवान्वित किया होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सदस्य बनिए, सहयोग कीजिए आप अपने इस परिवार को। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अविकारी है। प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन अविकारी है। 15वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है। तो अव्यय है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। दोस्तों इसका निम्नलिखित में से कौन अविकारी आपको लगता है, इसका आंसर जरा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है लिंग के आधार पर सोन नदी क्या है। 16वां नंबर प्रश्न है कि लिंग के आधार पर सोन नदी निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है कि लिंग के आधार पर सोन नदी जो है एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 16 का बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह बहुवचन है। प्राण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, स ई क स आ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। यानी कि स में ई जोड़ेंगे सी हो जाएगा, क स में छ हो जाता है, आ हो जाता शिक्षा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा। मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि इसमें मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा, क्योंकि इसमें की का प्रयोग किया गया है और जहां प्रयोग होता है उसको हम लोग जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं, और जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य के नाम से जाना जाता है। जर्मनी यानी जर्मन विद्वानों ने डैश के साथ संस्कृत भाषा का अध्ययन विधिवत किया था। 20वां नंबर प्रश्न है कि जर्मन विद्वानों ने डैश के साथ संस्कृत भाषा का अध्ययन विधिवत किया था। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्यवसाय। आगे बढ़ते चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किसी ग्रंथ के प्रारंभ का वक्तव्य, किसी ग्रंथ के प्रारंभ के जो वक्तव्य होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। उसको हम लोग जो है प्राकथन के नाम से जानते हैं। किसी ग्रंथ के प्रारंभ के वक्तव्य को प्राकथन के नाम से जाना जाएगा। लीजिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 22वें का सही आंसर हो जाएगा, याद नहीं करिएगा, बहुत खुश होना, मर जाना,
किसी को कष्ट देना या फिर क्या होगा? दिए गए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कलेजा ठंडा होना का मुहावरे का अर्थ होता है संतोष रखना। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है संतोष रखना। ऑप्शन नंबर ई का बहुत बड़ा रोल रहा है बीपीएससी टीचर्स एग्जाम्स में। कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है कवि प्लस ईश्वर मिल करके कविश्वर हो जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है? पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है? 24 का ऑप्शन नंबर बी, इसको अयादी संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द का निर्माण यहां पर नहीं किया गया है? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी में दोस्तों जो है निर लगा हुआ है। निर्दोष, निर्जन और फिर निर्देश, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि आज भी भारत की डैश संपदा अनेक विदेशियों को आकर्षित करती है, धार्मिक, पौराणिक या ऐतिहासिक। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एक बार फिर से, क्योंकि आज भी भारत की सांस्कृतिक संपदा अनेक विदेशियों को आकर्षित करती है। दिए गए प्रश्न में सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 27 नंबर प्रश्न है कि असरफी की लूट और कोयले पर छापा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? असरफी की लूट और कोयले पर छापा लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना तथा और तुच्छ की सुरक्षा करना। असरफी की लूट और कोयले पर छापा, इस लोकोक्ति का सीधा साधा अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया है। आगे प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 28 का सही आंसर हो जाएगा कि नूर मोहम्मद साहब का यह जो है एक रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? 29 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित किया गया है। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें प्रति अव्यय का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपका एग्जाम सही सलामत रहे, इसी दुआओं के साथ आज लेते हैं विदा। और बहुत ही खूबसूरत आप करके अपने एग्जाम से आइए। हमारी दुआएं और हमारी प्रेम और हमारी आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद।